हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी नए स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टेक्निकल राइटिंग AAS 105 AAS 205 का यूनिट 1। ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट है। आपने किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया है, सारे ही ब्रांच सारे ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कॉमन सब्जेक्ट है ये। और अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का लेक्चर 1 है। यूनिट 1 के पूरे कंटेंट को हमने 4 भागों में ट्राइफरकेट किया है। और आज के वीडियो में यू आर गोइंग टू हैव दिस मच ऑफ पोर्शन। ठीक है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो नए सिलेबस पर बेस्ड है। हमने बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही अच्छा क्रिस्प कंटेंट बनाने की कोशिश की है। और एट द एंड ऑफ 4 लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग ए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने इस बार जो डिज़ाइन किए हैं वो एनालिटिकल लैंग्वेज के में ढालकर उसको मतलब डिज़ाइन किया है, जैसे कि क्वेश्चन AKTU घुमा फिरा कर अक्सर बच्चों से पूछ रहा है आजकल। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो मैं एक डेफिनेशन, देखिए पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में होने वाला है। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इजी भी टॉपिक है और इजी होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में 95% जो है क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन है हमारी, स्किल्स गेट यू इन द रूम। यानी स्किल्स जो है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप किसी भी रूम में एंटर कर लेंगे, यानी एंट्री कहीं भी करने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट कम्युनिकेशन गेट्स यू टू द फ्रंट ऑफ द रूम। लेकिन कम्युनिकेशन अगर स्किल्स हैं आपके अंदर तो ये आपको इन फ्रंट ऑफ द रूम, फ्रंट रूम के फ्रंट में ले जाकर यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे। और आप किसी भी जगह किसी भी पार्ट में, चाहे वो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब भी आप लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। यानी यू कैन इजीली विन द फेवर ऑफ द ऑडियंस, यू कैन इजीली विन द फेवर ऑफ द पीपुल। ठीक है, तो स्किल्स गेट यू इन द रूम। स्किल्स कहीं भी एंट्री लेने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप खाली ऑडियंस ही नहीं बनना चाहते हैं, एक कॉमन पर्सन ना बनकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट अपना क्रिएट करना चाहते हैं, एक इंडेलिबल इंप्रेशन अपना क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो ये जो communication skills हैं that will help you to be the center of attraction, that will help you to get in front of the room। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें अगर तो कम्युनिकेशन क्या है, एक ब्रिज ऑफ मीनिंग है। ठीक है, ब्रिज का मतलब है एक पुल है मीनिंग का लोगों के बीच में, और इस ब्रिज का यूज करके एक पर्सन जो है वो अंडरस्टैंडिंग की रिवर को सेफली अक्रॉस कर सकता है, सेफली पार कर सकता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के लिटरल मीनिंग के बारे में तो कम्युनिकेशन का जो वर्ड है, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। ये 2 लैटिन वर्ड्स से मिलकर से निकला है। पहला कम्युनिस है और दूसरा कम्युनिकेयर है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग। तो कम्युनिस्ट कॉमन और कम्युनिकेयर शेयरिंग। तो ये क्या है, कॉमन शेयरिंग है किसका, फिर आप डायग्राम बना दीजिएगा इस तरह से, किस चीज का, न्यूज का, व्यूज का, आइडियाज का, थॉट्स का, डिसीजंस का, परसेप्शंस का, पैशंस का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, है ना, किसके किसके बीच में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, इस तरह से बना दीजिएगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, यानी फ्रॉम सेक्शन A टू सेक्शन B, from arts students to commerce students and from one party to another party। ठीक है, रॉबर्ट एंडरसन ने, अगर हम इसको किसी भी, देखिए कुछ भी अगर आप दे रहे हैं, कोई भी डेफिनेशन किसी भी चीज़ के मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी स्कॉलर की डेफिनेशन दे देंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो रॉबर्ट एंडरसन की यहाँ डेफिनेशन मैं देना चाहूँगी। कम्युनिकेशन क्या है, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स है। कई बार हमें थॉट्स का इंटरचेंज करना होता है, कई बार हमें ओपिनियंस का इंटरचेंज करना होता है, और कई बार हमें सिंपली कुछ इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज करना होता है। कैसे करना होता है, कई बार स्पीच से यानी ओरली हमें करना होता है। ठीक है, कई बार हमें राइटिंग में करना होता है यानी इन रिटन फॉर्म, और कई बार हमें जो है साइंस और सिंबल के रूप के थ्रू करना होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल, जैसे जेस्चर और पोस्चर के थ्रू। तो कई क्या है, और रॉबर्ट एंडरसन की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। इंटरचेंज करना है हमें किस चीज का, थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन का। कैसे, कई बार हमें
जो है स्पीच के द्वारा करना है, कई बार हमें राइटिंग में करना है और कई बार हमें जो है साइंस के थ्रू करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग करना होता है। ये मेन चीजें हैं, सेंडिंग रिसीविंग। एक पर्सन सेंडिंग करता है, एक पर्सन रिसीव करता है मैसेज को, कई बार वर्बल के माध्यम से और कई बार नॉन वर्बल के माध्यम से। कुछ और भी डेफिनेशन यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जो आपके आंसर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगी। जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो राल्फ रॉस की है, और राल्फ रॉस ने कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का यूज कब करते हैं, ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में। तो देखिए बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है रॉल्फ रॉस के अनुसार। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। एक और भी मेरी पसंदीदा डेफिनेशन है, उसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक गुड कम्युनिकेशन एक ब्रिज है। अगेन हम ब्रिज बनाते हैं ऐसे, किसके बीच में, बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी, यानी कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। और दूसरा हमारा है कॉन्फ्लिक्ट से कोऑपरेशन की तरफ ले जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ब्रिज है बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो देखिए अच्छी डेफिनेशन है ना, इसे आप लिख दीजिएगा तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और बहुत ही आसान सी है, कोई भी आपको इसमें टिपिकल नहीं है इसमें। अब आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। इसमें पहले सेंडर होता है, सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है किसी चैनल के माध्यम से, फिर वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर उसे एनकोड करता है ना, रिसीवर उसे जो है डिकोड करता है और फिर फीडबैक देता है, और उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट होता है यानी कंडीशन या सिचुएशन। अब देख लेते हैं, कम्युनिकेशन एक वन वे प्रोसेस नहीं है बल्कि टू वे प्रोसेस है। टू वे कैसे है, इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जनरली टू पार्टीज, इसेंशियली, जनरली नहीं बल्कि इसेंशियली इट रिक्वायर्स टू पार्टीज, वन इज सेंडर अदर इज रिसीवर। सेंडर, ये जो चार्ट बनाएंगे उसके बाद आपको इस तरह से एक्सप्लेन भी करना है। तो सेंडर कौन है, सेंडर इज द स्पेसिफिक पर्सन हु इज सेंडिंग द, हु इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, हु इज शेयरिंग मैसेज, न्यूज, व्यूज, पैशंस, फीलिंग्स और वट एवर इट इज, है ना। फिर मैसेज है, मैसेज क्या होता है, मैसेज में बी इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज में बी इन फॉर्म ऑफ सम आइडिया, सम व्यू पॉइंट, सम परसेप्शन, सम न्यूज, सम पैशंस, है ना। चैनल, चैनल क्या है, चैनल वो मीडियम है जिसके माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। ये मीडियम, इट मे बी ईदर इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, मे बी इन फॉर्म ऑफ मीटअप, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कॉल, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ फैक्स, है ना, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ टेलीग्राम, है ना, कास्ट। रिसीवर, अब आता है रिसीवर। रिसीवर जैसे सेंडर था, सेंडर सेंडिंग कर रहा था इंफॉर्मेशन, रिसीवर क्या है, रिसीवर दूसरी साइड में बैठा है और वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, गेट कर रहा है, गेट के साथ साथ रिसीव। रिसीवर इज द स्पेसिफिक पर्सन हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग अलग से आ सकते हैं। देखिए एनकोड का मतलब है एन प्लस कोड, यानी कोड में एन करके भेजना, कोड में रैप करके भेजना किसी चीज को, है ना। तो मैसेज में समटाइम्स मे बी इन फॉर्म ऑफ सम स्पेसिफिक साइंस और सिंबल्स। कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अपना टाइम सेव करने के लिए मैसेज को डायरेक्टली लिख कर नहीं भेजा जाता बल्कि किसी साइन और सिंबल के माध्यम से भेजा जाता है, किसी साइन और सिंबल के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट करा जाता है। तो इस मैसेज, जो ये साइंस और सिंबल्स हैं, इनको खोलना, है ना, इनको कन्वर्ट करना, कोड को कन्वर्ट करना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, यही प्रोसेस जो है वो एनकोडिंग कहलाती है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें हमें क्या करना होता है, कोडेड मैसेज को, हिडन और सीक्रेटिव मैसेज को कन्वर्ट करना होता है किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, अब डिकोड का मतलब है डी प्लस कोड, कोड को डी करना, खोलना, है ना। तो प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड टेकिंग आउट द कोडेड मैसेज, कोडेड मैसेज को ओपन करना, कोडेड मैसेज को टेक आउट करना, किसी मीनिंग में कन्वर्ट करना, यही प्रोसेस डिकोडिंग कहलाती है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फीडबैक का मतलब है रिस्पॉन्स और रिएक्शन। किसका रिस्पॉन्स और रिएक्शन, किसका रिस्पॉन्स और रिएक्शन, रिसीवर का। तो रिसीवर का रिस्पॉन्स और रिएक्शन कि उसको कितना मैसेज समझ में आ गया है, एंड जब वो मैसेज को समझकर
उसका आंसर करता है, या उसका जहां पर उसको समझ में नहीं आता वहां पर वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो यही रिस्पॉन्स, यही रिएक्शन रिसीवर का फीडबैक कहलाता है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, रिसीवर का क्या चीज, रिसीवर का रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ हाउ मच ही कुड अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो सिचुएशन, वो वाइब जो कन्वर्सेशन के चारों तरफ चलती है, यानी जिसके चारों तरफ कन्वर्सेशन फैब्रिकेट होता है। भाई कोई तो चीज होगी ना, कोई सिचुएशन होगी, है ना, कोई कंडीशन होगी, कोई परिस्थिति होगी, कोई थीम होगा, है ना, सिचुएशन, वाइब, कंडीशन या थीम अराउंड विच कन्वर्सेशन इज फैब्रिकेटेड। जिस कंडीशन, जिस वाइब, जिस सिचुएशन, जिस थीम के चारों तरफ कन्वर्सेशन को फैब्रिकेट किया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। नॉइज और डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो मैसेज की क्वालिटी को स्पॉइल कर सकते हैं, मार कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैसेज सेंड करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके मन में वैसे भी ढेरों थॉट होंगे कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। तो आइए बता देते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, स्पेशली टेक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहूंगी। देखिए, अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन प्लस राइट टाइम, वो इंफॉर्मेशन आपने राइट टाइम पर यूटिलाइज की और राइट उसको यूज करके आपने राइट डिसीजन निकाला, ठीक है, तो क्या होगा, राइट रिजल्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट टाइम पर अगर उसे यूटिलाइज करके आपने राइट डिसीजन ले लिया तो समझ लीजिए सफलता का स्वर्णिम फॉर्मूला है ये, है ना। इट इज द गोल्डन रूल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। राइट इंफॉर्मेशन का राइट टाइम पर यूज करके राइट डिसीजन लेना, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो टोटली गेम चेंजर होती हैं टेक स्टूडेंट्स के लिए, है ना। क्यों होती हैं, आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। सबसे पहले जब आपने कभी एडमिशन लिया होगा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, है ना। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में एक आता है SOP, है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो क्या करना होता है, आपको एक तरह से आपको एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, लेकिन वो छोटी सी एप्लीकेशन नहीं होती, वो काफी बड़ी एप्लीकेशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो वो डिजाइन करने के लिए, है ना, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होते हैं, थीसिस तैयार करनी होती है, सर्कुलर तैयार करने होते हैं, मेमोज तैयार करने होते हैं, नोटिस तैयार करने होते हैं, और इन सबको खास तौर से बहुत ही इजी और क्रिस्प लैंग्वेज में आपको तैयार करना होता है। इजी और क्रिस्प लैंग्वेज में जहां पर आप गागर में सागर भर दो, टू से मैक्सिमम इन फ्यूएस्ट वर्ड्स, जहां पर आपको फ्यूएस्ट वर्ड्स में मैक्सिमम कहना होता है, वहां पर आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन काम में आता है। दूसरा है, कई बार आपको टर्म्स एंड कंडीशन डिजाइन करने होते हैं, कई बार आपको रूल्स रेगुलेशन डिजाइन करने होते हैं, कई बार आपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल, छोटी सी गाइड, आपने कभी भी देखा होगा जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल, छोटी सी बुकलेट आती है कि किस तरह से आपको वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना है ना। तो उसके डिजाइनिंग में भी आपको, क्योंकि उसमें इजी वर्ड्स में आपको सबको समझाना होता है स्टेप बाय स्टेप। विजन और मिशन आपको डिजाइन करना है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, है ना, विजन और मिशन डिजाइन करने के लिए भी आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने होते हैं, होर्डिंग्स डिजाइन करने होते हैं, लीफलेट डिजाइन करने होते हैं। एंड आपको पता ही है कि एक 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड फेमस कर देता है, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट के डिजाइनिंग में क्या है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है, यूज हुआ है। ऐसे ही आपने देखा होगा, कोई भी पिक्चर है, कोई भी मूवी है, वो सुपरहिट हो जाती है क्योंकि जो उसका ट्रेलर बनता है वो बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो उसके ट्रेलर को डिजाइन करने में कौन से पार्ट को लेना है हमें, वो भी तो कम्युनिकेशन का ही खेल है। तो एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग, लीफलेट, इन सब के डिजाइनिंग में भी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट आता है अपना रिज्यूम, अपनी स्किल्स को सेल करने के लिए। तो स्किल्स को सेल करने के लिए वी नीड टू डिजाइन रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवीज, है ना, करिकुलम विटाइज, इन सब के डिजाइनिंग में भी हमें क्या मदद करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स मदद करती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, टफ और जो डिफिकल्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एकदम इजियर फॉर्म में, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, इजियर फॉर्म में
बहुत ही इजी फॉर्म में, जो हर बच्चा समझ सके, ऐसी फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। टू मेक यू स्टैंड आउट इन प्रेजेंटेशंस एंड इंटरव्यू, अभी मैंने कहा था कि स्किल्स गेट यू इन द रूम बट कम्युनिकेशन गेट यू इन फ्रंट ऑफ द रूम, है ना। तो आपको जब प्रेजेंटेशन देना है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन हो, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन हो, है ना, पीपीटी हो, आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, इंटरव्यू में अपनी धाक जमानी है, टू स्टैंड आउट एज एन इंडिविजुअल, अपना एक नाम पैदा करना है, अपना एक डंका बजाना है, तो ऐसे में इसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपकी मदद करती हैं। क्योंकि देखिए, हाउसएवर स्किलफुल यू आर, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर स्किल इन इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स, तो नोबडी इज गोइंग टू कैच यू। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट वर्ड जो आपके मुंह से निकलता है, फर्स्ट वर्ड दैट यू अटर फ्रॉम योर माउथ, दैट विल लीव दैट विल चेंज द एंटायर सिनारियो, दैट विल लीव यू एज एन इंडेलिबल पर्सन, है ना। तो एक अमिट छाप छोड़ने में भी आपकी मदद करता है प्रेजेंटेशन और इंटरव्यूज में। टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, अब देखिए, बाहर की दुनिया में आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना जरूरी है, और क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी नीड्स को, उनकी बजट कैपेसिटी को, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को, उनकी प्रायोरिटीज को, इन सबको जज कर लें। तो ऐसे क्लाइंट की नीड और रिक्वायरमेंट को जज करने के लिए भी हमें जो है कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू इफेक्टिव डिस्कशन, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अगर मान लीजिए आप एक बॉस हैं, मैनेजर हैं, मॉनिटर हैं क्लास के, और आपको लगता है कि क्लास के स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारी कम्युनिकेशन से ही आती हैं। और जब हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, तो हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करके किसी भी प्रॉब्लम को, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, और उसके लिए भी हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। ग्रुप डिस्कशन में विन करने के लिए, डिबेट में विन करने के लिए, है ना, डेक्लेमेशन में जो है विन करने के लिए, वी नीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप रोल्स एंड नेटवर्किंग। देखिए, लीडरशिप के लिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। वर्क सीमलेसली विद टर्म्स एंड टू एनरिच टीम स्पिरिट, अपनी टीम में टीम स्पिरिट एनरिच करने के लिए, और सीमलेसली का मतलब है कि बिना रुके काम करने के लिए भी, आपको टीम के साथ बिना रुके काम करने के लिए, टीम स्पिरिट को एनरिच करने के लिए आपके अंदर बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नेटवर्किंग का जमाना है आजकल, है ना, रिलेशनशिप बिल्डअप करने का जमाना है आजकल। तो रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, नए से नए लोगों से जुड़ने में, टू कनेक्ट विद न्यू पीपुल, टू स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप विद द एग्जिस्टिंग कंटैक्ट्स, है ना। तो जो एग्जिस्टिंग कंटैक्ट हैं, उनसे रिलेशनशिप के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने में, नए लोगों से कनेक्ट होने में, है ना, इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है वो अनजान लोगों से भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, स्मूथली बोल लेते हैं, तो उनका देखो कितना अच्छा, मतलब वो कहीं भी जाते हैं तो वो किसी से भी बोल लेते हैं, तो ऐसे कितने अच्छे उनके कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। और कॉन्टेक्ट तो आजकल के जमाने में जिसके पास जितना कॉन्टेक्ट है, उतना ही वो रिच है, उतना ही वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस हैं। हमें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है, मीटअप अटेंड करने होते हैं, कई बार तो हमें ऑनलाइन फोरम्स पर अपनी बात रखनी होती है। तो देखिए, ऑनलाइन फोरम्स पर अपनी बात रखना बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें एक अलग स्किल की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप वहां पर विनिंग रहेंगे अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, है ना। टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस क्लाइंट कंसर्न को, और उनकी नीड को, क्लाइंट कंसर्न को, क्लाइंट की ग्रेवेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आपको जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन देने के लिए जरूरी है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए जरूरी है, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रिसीव करने के लिए। आप देखिए, अगर आप एक मैनेजर हैं, तो आप लोगों को आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। यानी ये नहीं कहने की जरूरत है कि आपने ये बहुत बुरा करा, बल्कि आपको ये कहने की जरूरत है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर आप इतना और करते। ऐसे ही आप अगर आप मतलब कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिवली लेने की जरूरत है, और उसके लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। कुछ और भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत फास्टर और इजियर वे में सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व प्रॉब्लम इजियर एंड फास्टर, ठीक है। स्प्रेड नॉलेज स्प्रेड करने में बहुत काम आती है। और फिर आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन भी यहां पर डाल सकते हैं कि स्किल्स गेट यू इन द रूम बट कम्युनिकेशन गेट यू इन फ्रंट ऑफ द रूम, ठीक है। तो बस यही लिखिएगा, और कुछ पॉइंट आपको जो लगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अब आता है बैरियर टू कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाट इज बैरियर? बैरियर होता क्या है? देखिए बैरियर क्या होता है, बैरियर को हम एक ऐसी सिचुएशन के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, एक हिंडरेंस क्रिएट करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में। तो क्या है ये एक हिंडरेंस है, एक डिस्टरबेंस है दैट मे मार द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के मीनिंग को स्पॉइल कर सकती है, कम्युनिकेशन के मीनिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। बैरियर्स वो हिंडरेंसेस हैं जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करते हैं, यानी खराब करते हैं, और ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं किसी भी रीजन से, किसी ना किसी रीजन से। टाइप्स ऑफ बैरियर, बैरियर के बहुत सारे टाइप हैं। यहाँ पर आप अच्छा सा चार्ट बना दीजिएगा, चार्ट वगैरह जरूर बनाइएगा, ठीक है, इस तरह से। पहला बैरियर ले रहे हैं मैकेनिकल या टेक्निकल बैरियर। देखिए आजकल आप जानते हैं कि 90% जो हमारा कम्युनिकेशन है दैट इज डिपेंडिंग ऑन सम मशीनरी, है ना, ऑन सम टेक्नोलॉजी। कोई भी हमारा, हम जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं उसका लगभग 90% जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी, वही मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वही टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो कम्युनिकेशन जो है वो सीमलेसली नहीं पहुंच पाएगा। तो कुछ पॉसिबल टेक्निकल बैरियर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर ब्रेकडाउन, है ना, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं और ब्रेकडाउन हो गया कंप्यूटर का तो आप वहीं रुक जाएंगे, है ना। बफरिंग हो सकता है, इंटरनेट लैग हो सकता है, इंटरनेट लैग का मतलब है इंटरनेट लैगिंग, है ना। वायरस अटैक हो सकता है कंप्यूटर पर, आपने अपनी इंपॉर्टेंट फाइल सेव करी हैं लेकिन वायरस अटैक हो गया, सारे के सारे फोटो फाइल करप्टेड हो गई। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस, दिस जनरली हैपेंस इन द स्टॉर्मी वेदर, क्लाउडी वेदर, है ना, जहां पर रेनी वेदर में, और क्रॉस कनेक्शन भी हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, बड़ा मजा भी आता है इसमें, है ना, क्रॉस कनेक्शन में हम दूसरे की बात सुनते हैं, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात चल रही हो फिर तो बहुत ही मजा आता है, और अगर उनके बीच में लड़ाई चल रही हो तो और भी ज्यादा मजे लेते हैं। पुअर साउंड स्प्रेड ऑफ द मीटिंग प्लेस, देखिए मीटिंग प्लेस का जो साउंड स्प्रेड सिस्टम है उसको एकस्टिक बोलते हैं, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे रूम्स जो है उसमें प्रॉपर जो है वेंटिलेशन नहीं होता प्रॉपर, या वो रूम बहुत दिनों बाद खुले होते हैं, तो उसमें आवाज क्या होती है, रैटल करती है, वाइब्रेट करती है, हमारी आवाज हम ही को लौट कर आती है। वीक डिफेक्टिव माइक्रोफोन, कई बार माइक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वीक होती है, डिफेक्टिव होती है ना। कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ऑन टीवी रेडियो, स्पेशली इन रफ वेदर, क्लाउडी वेदर, स्टॉर्मी वेदर। आपने देखा होगा जब वेदर खराब होता है, वेदर कंडीशंस अपराइट नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि रेडियो तो आजकल खैर आप लोग नहीं सुनते हैं, आपने देखा होगा कई बार तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी प्रॉब्लम हो जाती है, और टीवी पर अक्सर रैटलिंग साउंड आने लगती है, पिक्चर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, वेव्स आने लगती हैं, है ना, तो ऐसे में हम नहीं कर पाते हैं। पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी, साउंड ऑफ स्प्रेड ऑफ इंक, ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स। अगर ये नोट्स मैंने आपको हार्ड कॉपी में दिए हैं और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी पुअर है, या इस पर जो है इंक छिड़क गई है ना, ऐसे करके, तो या फिर हमें ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स का मतलब है ये जो बेस है हमारा ये ब्लैक है और इसके ऊपर ये हम अगर व्हाइट से ना लिखकर ब्लैक से लिखते तो कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता, है ना। तो ये कुछ टेक्निकल बैरियर हो सकते हैं, मैकेनिकल बैरियर हो सकते हैं, वीक वाईफाई सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और आपके मन में आए तो आप शेयर करिएगा। सिमांटिक बैरियर, पहले समझ लीजिए सिमांटिक क्या होता है, अलग से आ सकता है। सिमांटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के बिना तो कुछ नहीं होता, जो थोड़ा बहुत होता है वो नॉन वर्बल से, वो भी बहुत लिमिटेड है। तो अगर लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर लगेंगे तो सोचिए कम्युनिकेशन की क्या हालत होगी। तो कम्युनिकेशन क्योंकि डायरेक्टली लैंग्वेज से कनेक्टेड है, तो सिमांटिक जो बैरियर है वो क्या करते हैं, बैडली दैट विल इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ पॉसिबल सिमेंटिक बैरियर है, इनसफिशिएंट वोकेबुलरी इन न्यू लैंग्वेज। वाइल यूजिंग न्यू लैंग्वेज, अगर आपके पास पर्याप्त वोकेबुलरी नहीं है तो हाउस एवर गुड नॉलेज यू आर हैविंग, हाउस एवर गुड थॉट्स यू आर हैविंग, बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबुलरी योर थॉट विल नॉट कम इनटू वर्ड्स, है ना। आपके थॉट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके पास अगर वोकेबुलरी नहीं है तो आपकी नॉलेज सारी की सारी व्यर्थ हो जाएगी, योर नॉलेज विल गो इन वेन, ठीक है। होमोफोन्स और होमोनिम्स, अब क्या होता है कि होमोफोन्स और होमोनिम में क्या होता है कि वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होती है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, है ना। तो होमोफोन्स और होमोनिम्स के कारण, होमोग्राफ्स के कारण, इसमें होमोग्राफ्स भी होते हैं, तो इनके कारण क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे सो आई एम टेलिंग यू टू राइट वेदर और यू आर राइटिंग वेदर, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं, दीज विल क्रिएट सिमांटिक बैरियर। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट एंड एक्सेंट, आपने देखा होगा कि
ब्रिटिश लोग भी इंग्लिश बोलते हैं एंड वी पीपल आल्सो, वी इंडियंस आल्सो स्पीक इंग्लिश, बट दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है वो दोनों को एक दूसरे की इंग्लिश समझने नहीं देता है। ऐसे ही डायलेक्ट का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में उस लैंग्वेज का रीजनल टच होना। जैसे हिंदी तो हम सब बोलते हैं, बट हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग मैं जैसे बिजनौर में क्या बोलते हैं, बद्दल आ गए हैं, है ना। या फिर हम लोग इधर बोलते हैं कि मेरे गैल चल, यानी मेरे साथ चल को बोलते हैं मेरे गैल चल। तो ये जो रीजनल टच है, एक्सेंट और डायलेक्ट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। डायलेक्ट का मतलब है बेसिकली रीजनल टच होना। तो किसी भी लैंग्वेज में रीजनल, आपने देखा होगा कि हिंदी तो हम सब बोलते हैं, लेकिन जो ब्रज वालों की हिंदी है वो बहुत अलग होती है ना। लखनऊ वालों की हिंदी बहुत ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड होती है। तो ये जो लैंग्वेज बोलने के ढंग है, ये भी हमें एक दूसरे को समझ में नहीं देते, समझने में परेशानी क्रिएट करते हैं। टेक्निकल जर्गॉन्स, जर्गॉन का मतलब है किसी भी भाषा में उस भाषा के टफ टेक्निकल टर्म्स का यूज करना। अब जैसे साइंस के, अब देखिए आप, हर कोई साइंस का नहीं है, लेकिन अगर आप H2O का यूज करेंगे बार बार वाटर की जगह, तो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाएगा। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब है टफ टेक्निकल टर्म्स का यूज करना उस भाषा के। जैसे ब्यूरोक्रेसी, टेक्निकल साइंस का जो स्टूडेंट नहीं है वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझ पाएगा। रेड फीट टेपिज्म, है ना, लाल फीताशाही। तो ये जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, यानी टफ टेक्निकल टर्म्स हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो किसी भी सब्जेक्ट के वो अगर हम यूज करेंगे तो आम आदमी उसे नहीं समझ पाएगा, केवल साइंस का स्टूडेंट ही उसे समझ पाएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कई बार हमें क्या होता है कि हमें जो है कोई भी टेक्स्ट ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलती, बल्कि ट्रांसलेशन के फॉर्म में मिलती है। जैसे मान लीजिए आप द गीता पढ़ रहे हैं और आप तमिल के हैं, तो आपको अगर गीता जो है वो उसका जो तमिल ट्रांसलेशन है वो थोड़ा उसमें फॉल्ट आ गया है, तो आपको देखिए समझ में नहीं आएगा ना, फिर वो आपको पास फॉल्टी ही चीज पहुंचेगी। ऐसे ही और भी कुछ हो सकते हैं सिमेंटिक बैरियर, उसमें आपका हो सकता है पुअर ग्रामर, है ना, सिली ग्रामर मिस्टेक्स, है ना, छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने कर दी हैं, है ना। जैसे द पुलिस के साथ आपने इज लगा दिया है जबकि आर लगना चाहिए। ऐसे ही द क्वालिटी ऑफ मैंगोज की बात कर रहे हैं हम, क्वालिटी ऑफ मैंगोज, और आप यहाँ आर लगा रहे हैं, जबकि क्वालिटी के साथ तो हमें इज लगाना है ना। इस तरह से छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती हैं। एक आता है आपका इसमें कल्चरल मीनिंग डिफरेंसेस। कल्चरल मीनिंग डिफरेंसेस में क्या होता है कि, कहां लिखे हम इसको, कल्चरल मीनिंग डिफरेंसेस। इसमें बच्चों क्या होता है कि कई बार किसी किसी कल्चर में, अब जैसे इंडिया के कल्चर में थम्स अप करना बहुत अच्छा माना जाता है, बट कई बार कई देशों में थम्स अप का जो साइन है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव माना जाता है ना। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल मीनिंग डिफरेंसेस हैं। कुछ देशों में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, जबकि वही बातें दूसरे देशों के लिए गाली जैसी हैं, स्लैंग्स जैसी हैं। तो ये कुछ सीमेंटिक बैरियर हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही पेन की बात है कि कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन जहां से हम एसोसिएट होते हैं, वेयर वी वर्क, वेयर वी स्टडी, वेयर वी आर associated with that organization itself puts a barrier in our working. Organizational barrier में वहां की पॉलिसी हो सकती है ना, वहां की के विजन और मिशन हो सकते हैं, वहां की सीटिंग टफ रूल्स हो सकते हैं, फास्ट चेंज इन रूल्स हो सकता है। आपने देखा होगा जब रोज रोज मेन्यू चेंज होता है मैथ्स का तो कितना ट्रबलसम हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब है टाइम टेबल चेंज होता है तो कितना हेक्टिक हो जाता है आपके लिए। अभी तक आपने एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को रन अप करने की आदत डाली, अगले वीक टाइम टेबल फिर चेंज हो गया, है ना। फिर आप बंक भी नहीं मार पाते अपने नॉन फेवरेट टीचर का। ऐसे ही लैक ऑफ फैसिलिटीज तो आजकल बहुत सारे कॉलेजेस में है ही, तो आप समझ पाएंगे। अनहाइजीनिक कंडीशन, है ना, नॉइजी एनवायरनमेंट, तो ये सब हो सकते हैं। अगला आता है पर्सनल बैरियर बहुत सारे हैं, और पहला है बैकग्राउंड नॉलेज। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की जड़ तक पहुंचने के लिए, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी बैकग्राउंड नॉलेज का होना जरूरी है। बट इफ यू आर नॉट हैविंग बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो आधी बातें आपके सिर के ऊपर से चली जाएंगी। ऑलमोस्ट 90% विल गो ओवर योर हेड, ठीक है। एज ऑफ लिसनर, कई बार क्या होता है कि कुछ ओवर एज और अंडर एज होना भी, ओवर एज है अगर आप और अंडर एज है किसी चीज को समझने के लिए, तो वो चीज आपको फिर समझ में नहीं आएगी। जैसे आप 90 ईयर्स के पर्सन के सामने एंड्रॉइड फोन के फीचर्स की बात करेंगे तो उसके लिए बड़ा ही
अनइमेजिनेबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 2 साल के बच्चे के सामने साइंस टेक्नोलॉजी के भारी-भारी लेक्चर्स की बात करेंगे, क्वांटम लॉ की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेंडर बैरियर, ये भारत की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन अ गर्ल इज आस्क्ड टू डू बॉयज वर्क एंड व्हेन ए बॉय इज टोल्ड टू प्रिपेयर सम टी और सम कॉफी, तो ये थोड़ा सा उनके लिए ऑकवर्ड हो सकता है, उनको चीज़ों को कम्युनिकेट करने में परेशानी होती है। फ्लाइटी माइंड ऑफ द लिसनर, कई बार हमारा माइंड जो है फ्लाइटी हो जाता है। फ्लाइटी का मतलब चंचल हो जाता है, और ऐसी चंचलता में हम जो है बहुत अच्छे से चीजों को कैच नहीं कर पाते, है ना। मेंटली हम प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। एक्सेस ऑफ सारो, कई बार हमारे मूड स्विंग होते हैं और वी आर इधर इन ए स्टेट ऑफ एक्सेसिव सॉरोनेस और वी आर ओवरजॉयड, वी आर एक्सट्रीमली एंग्री। तो इन दैट कंडीशन, इन दैट फिट ओवर इमोशनल स्टेट, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। कई बार आपने देखा होगा टीचर बहुत नाराज होता है तो आपको बिना सुने ही और शी विल नॉट लिसन टू योर रीजन एंड वो बहुत चीखने चिल्लाने लगता है। पुअर हेल्थ, वीक आई साइट, डिफेक्टिव हियरिंग, कई बार आपकी हेल्थ बहुत पुअर हो सकती है, आपकी आई साइट वीक हो सकती है, डिफेक्टिव हियरिंग हो सकती है अगर ऐसे, या आप बहुत ज्यादा फटीग में हो सकते हैं, थकान में, है ना। जैसे सुबह से शाम लेक्चर सुनते सुनते लास्ट लेक्चर में आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की टोन बहुत हार्श है, रूड है, इम्पोलाइट है, तो ऐसे में आप उस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। कई बार अगर आपके बॉस की डीलिंग बायस्ड है, प्रेजुडाइज्ड है, इम्पार्शियल डीलिंग है, तो भी आप उसके साथ बहुत ज्यादा कोप अप नहीं कर पाते हो। लास्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर को तो पहचानना ही बहुत मुश्किल है। हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर ये वाली चीजें पल रही हैं, हमारे अंदर ये वाली चीजें डिफिशियंसी में है ना। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं इनसे ओवरकम करने के लिए, इनसे निपटने के लिए। और साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आ सकता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कई बार आपके पास सब कुछ होता है बट आपने अपने अंदर एक ऐसी मानसिकता को डेवलप कर रखा होता है कि आपको लगता है कि मेरे सामने वाले को सब कुछ आता है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जनरली जब आप स्टेज पर जाते हो तो ये वाली फीलिंग आपको कहीं कहीं ओवर पावर करती है ना। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, आपके मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं। आप हो सकता है अभी एंग्री हो जाएं, अभी एंजाइटी में आ जाएं, अभी नर्वस हो जाएं, तो ऐसे में भी आप अपनी बातों को ध्यान से नहीं रख पाते हैं। आपके अंदर फटीग हो सकती है, हार्डिक हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, है ना। आप बहुत ज्यादा रूमिनेशन कर सकते हैं। रूमिनेशन का मतलब हर बात को लेकर डीप चिंतन में चले जाना, है ना, डीप थिंकिंग करना। तो ऐसे में भी आप जो है नहीं कर पाते हैं। स्टेटस बैरियर, हायर और लोअर स्टेटस, अगर आपका स्टेटस इक्वल नहीं है, अगर आप इक्वल स्टेटस के लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद द पर्सन हैविंग लोअर स्टेटस देन यू, और साइमल्टेनियसली इफ यू आर डीलिंग विद ए पर्सन हु इज हैविंग हायर स्टेटस इन कंपैरिजन टू यू, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन जो है वो एक रिक्शा पुलर से बात करते समय ऑकवर्ड फील कर सकता है, जैसे इसी तरह से एक रूरल बैकग्राउंड का बच्चा ऑस्ट्रक हो जाता है, भौचक्का हो जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में जब वो पहली बार उसके ग्लैमरस एनवायरनमेंट में एंट्री लेता है। अब देखिए वेज भी हैं ओवरकम करने के लिए। मैकेनिकल बैरियर को ओवरकम करना है तो रेगुलर मेंटेनेंस कराना होगा। जो भी आउटडेटेड मशीनरी है, जो भी आउटडेटेड वर्जन्स हैं, उनका रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो चीजों में स्मूथ हो जाएंगी चीजें। अल्टरनेटिव चैनल्स रखना जरूरी है, जैसे हम क्या रखते हैं, पावर बैंक रखते हैं, है ना। इन्वेस्ट इन क्वालिटी इक्विपमेंट, जो आपके इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं, वो क्वालिटी इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके। कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। टेस्ट बिफोर हैंड, जो भी आप मान लीजिए आधा घंटा पहले आपका मीटिंग है, आधा घंटा पहले आप उसको टेस्ट कर लें। बिफोर हैंड का मतलब पहले से ही। टेक सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, है ना। अच्छी एक टेक्निकल सपोर्टिंग टीम होनी चाहिए। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक बैरियर को ओवरकम करने के लिए आप जहां तक हो सके सिंपल प्लेन लैंग्वेज का यूज करिए। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, जर्गॉन्स वाली टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। डिफाइन टेक्निकल टर्म्स, अगर बहुत जरूरी है तो टेक्निकल टर्म्स को आप अच्छे से प्लेन लैंग्वेज में डिफाइन कर दीजिए। जर्गॉन्स और स्लैंग को अवॉइड करना है। बी माइंडफुल ऑफ एक्सेंट एंड डायलेक्ट, आपको पता है कि आपका एक्सेंट डिफर हो सकता है, तो आप पहले से ही अपने एक्सेंट और डायलेक्ट को रिफाइन करके जाएं। जैसे आप मान लीजिए ब्रज के लोगों के साथ भाषण देने जा रहे हैं और आप लखनऊ के हैं, तो आप थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज को सीख के जाएं। विजुअल एड का यूज कर सकते हैं आप। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म है तो उसको समझाने के लिए आप विजुअल एड का यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो है कंटेंट बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लैरिफाई एंड कंफर्म, आप चीजों को क्लैरिफाई करिए। आपको कोई भी चीज अनक्लियर नहीं छोड़नी है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़नी है जो कंफ्यूजन आगे जाकर क्रिएट करे। तो क्लियर करते चलिए, क्लैरिफाई करते चलिए और लोगों से कंफर्मेशन लेते चलिए कि आपको इतना बात समझ में आ गई। जैसे मैंने इतना पढ़ाया तो मैं बार बार आपसे पूछती रहूं कि ये चीज क्लियर है या नहीं। ट्रांसलेशन टूल्स और इंटरप्रेटर्स आपको यूज करने हैं। इंटरप्रेटर्स का मतलब है जो ट्रांसलेटर्स हैं ना, यहाँ पर आप ट्रांसलेटर्स लिख सकते हैं। ट्रांसलेटर्स का यूज करना है, उनकी हेल्प लेनी है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, हमें क्लियर सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, जार्गॉन्स को अवॉइड करना है। नहीं, ये वाला देखिए गलत हो गया है। हमें अगर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को ओवरकम करना है तो हमें क्या करना होगा, बी सिंपल, हमें सिंपल बनना होगा, है ना, अप्रोचेबल बनना होगा। कोई भी हमारे पास आ रहा है तो इजीली वो हमसे अप्रोच कर सके। दूसरा, बी ए पर्सन ऑफ जस्ट, आपको एक जस्टिफिकेशन वाला पर्सन बनना है। आप
पार्शियल नहीं बनेंगे, है ना। पर्सनल बैरियर को ओवरकम करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का हैबिचुअल बनना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पर ध्यान देना है। एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, ये एम्पैथी वाला यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझना और उसके हिसाब से उसको निर्णय देना। एक्टिव लिसनिंग को डेवलप करना बहुत जरूरी है, स्पीकर की बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। इमोशन को मैनेज करना, यानी बी इमोशनली मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आपको इमोशनली बर्स्ट आउट नहीं करना है, काम रहना है, कंपोज्ड रहना है। अडेप्ट योर स्टाइल, अपने स्टाइल को अपनी ऑडियंस के साथ मैच करके चलना है और फीडबैक लेना है कि मैंने जो भी करा उसमें कितना समझ में आया, क्या मेरी गलतियां रह गई। साइकोलॉजिकल बैरियर, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना। और टास्क के बीच में छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप, टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना जरूरी है ना। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटोर्स, सीनियर से सपोर्ट, गाइडेंस, फीडबैक, ये चीज लेना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, टाल मटोल नहीं करनी है, यानी कि पोस्टपोन नहीं करना है किसी भी चीज को। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करना है, जैसे ब्रीदिंग, काम डाउन, पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि ये एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है और इसमें आपको 30 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो कोई भी काम एक सर्टेन इंटरवल तक करके छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को अगर आपको ओवरकम करना है तो ओपन बनना होगा, एम्पैथेटिक बनना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और जिन लोगों से आप डीलिंग करने जा रहे हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको एक नॉलेज लेने की जरूरत है। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 7 सीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही प्यारा सा चार्ट बना है, क्लियर। आप इस चार्ट को देखकर, अगर आपने एक बार ये चार्ट देख लिया तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। जैसे क्लैरिटी का मतलब है, चलो मैं आगे समझा देती हूँ, ये चार्ट तो आप अपने आप से समझ लीजिएगा। कंसाइसनेस का मतलब ही होता है कि शॉर्ट होना, ब्रीफ होना, टू द पॉइंट होना। ये सब लिख लीजिएगा आप, यहां पर इस तरह से कर लीजिएगा, है ना, या ऐसे कर लीजिएगा, शॉर्ट होना, ब्रीफ होना, टू दी पॉइंट होना। फ्रांसिस बेकन ने ये कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। इसे पूरे को बॉक्स में करना। ब्रेविटी का मतलब है संक्षिप्तता, जो है वो बुद्धिमत्ता की निशानी है, आत्मा है। तो जितना ज्यादा आप संक्षिप्त होंगे, जितना फ्यूएस्ट वर्ड्स में आप मैक्सिमम कह पाएंगे, समझ लीजिए आप उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो कम्युनिकेशन आपका कंसाइज, क्रिस्प होना चाहिए, करारा होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में लिखा हुआ होना चाहिए। यू नीड नॉट टू यूज टू मेनी वर्ड्स, क्योंकि टू मेनी वर्ड्स जो है वो रीडर और राइटर दोनों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और हमें चीजों को एक्सएग्रीगेट नहीं करना है। इसकी बजाय हमें क्या करना है, वी शुड कम टू द पॉइंट, वी शुड बी अप टू द मार्क, है ना, पॉइंट वाइज बोलना है। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल इज, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन हमारा इतना क्लियर होना चाहिए जितना क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल एक ट्रांसपेरेंट मेटल होता है जिसके पार पर चीजें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। तो कोई भी जब हम क्रिस्टल क्लियर होने की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई भी हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीनिंग शुड बी क्लियर इन वन रीडिंग, एक रीडिंग में ही मीनिंग क्लियर हो विदाउट अराइजिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। कंप्लीशन, कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए सारी रिस्पेक्ट में। कौन सी रिस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कंप्लीट हो, जो भी डेटा दे रहे हैं, जो भी फिगर दे रहे हैं वो कंप्लीट हो। अब यहाँ पर हमने कहा था कि कंसाइज होना चाहिए, तो देखिए कंसाइसनेस आनी है, लेकिन कंसाइसनेस हमको नॉट एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। हमें कंप्लीशन को स्टेक, एट द स्टेक का मतलब है दांव पर लगाकर, तो हमें कंप्लीशन को दांव पर लगाकर संक्षिप्तता नहीं अचीव करनी है। संक्षिप्त तो हो लेकिन कंप्लीट भी हो, और कंप्लीट वो किस किस के फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, है ना। एक इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो रिसीवर के ऊपर बहुत ही डल इंप्रेशन छोड़ता है और ये सेंडर की इमेज को भी, डिग्निटी को भी मार करता है, यानी डिस्टर्ब करता है, यानी खराब करता है। करेक्टनेस, मैसेज कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए। कैसे, इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग वाइज करेक्ट हो, पंक्चुएशन भी करेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये वाला जो कॉमा है यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ लगाने की बजाय तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो एरर फ्री होना चाहिए हमारा मैसेज, और एक मीटर्ड और मेजर्ड टोन में, यानी नपे तुले टोन में होना चाहिए। कर्सी एक बहुत ही ज्यादा डिजायर्ड इंग्रेडिएंट है कम्युनिकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट, टेंडर टोन में होना चाहिए। सॉफ्ट टोन का मतलब क्या एडवांटेज है, इससे रिसीवर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है सॉफ्ट टोन, और उनका कॉन्फिडेंस विन करता है। टू बी सॉफ्ट इन योर कम्युनिकेशन यू मे यूज सम पोलाइट टैक्टिक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन में आप सॉफ्ट साउंड करें तो उसके लिए आप कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे सॉरी का यूज, थैंक यू का यूज, सो काइंड ऑफ यू एटीट्यूड का मतलब है टू मेक आवर क्लाइंट फील हाउ मच इंपॉर्टेंट ही इज। कंसीडरेशन का मतलब है दूसरे पर्सन को कंसीडर करना, उसकी रुचियों को कंसीडर करना, उसकी नीड को कंसीडर करना। कंसीडर का मतलब समझना,
है ना, उसकी रुचियों को समझना, उसकी बातों को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, एंड टू एड्रेस देम पुटिंग यू इन देयर प्लेस, और उनको ऐसे एड्रेस करना, उनके साथ ऐसे टैकल करना, डील करना, ट्रीट करना, उनको अपनी जगह पर रखते हुए ट्रीट करना। इन अदर वर्ड्स, यू टॉक टू समवन इन ए वे यू वुड वांट someone to talk to you। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं किसी दूसरे से ऐसे बात करना जैसे आप अपने साथ बात होते हुए देखना चाहते हैं, यानी टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड, टू रेस्पेक्ट अदर्स द वे यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड, टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। बीइंग कॉन्सिडरेट मींस, कॉन्सिडरेट होने का मतलब है एम्पैथेटिक होना, दूसरों की प्रॉब्लम को समझना और उनके इंटरेस्ट और बेनिफिट को प्रॉपर रिगार्ड देना, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस का मतलब है स्पेसिफिक होना, यानी हमें कॉन्क्रीटनेस का मतलब है, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट होता है ना, कॉन्क्रीट बहुत मतलब स्ट्रांग होता है ना, तो ऐसा जोड़ जो हिल नहीं सकता है ना। तो कॉन्क्रीट का होने का, जब हम मैसेज में कॉन्क्रीटनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें स्पेसिफिक होना है, हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी, जो बात कहनी है वहीं पर स्ट्राइक करना है, हमें मीनिंगफुल होना है ना, और हमें फोकस्ड होना है, यानी अपने मेन पॉइंट से हिलना नहीं है। मीनिंगफुल होना है, एक तो हाईली मीनिंगफुल का मतलब पर्पसफुल, जो भी बात कह रहे हैं वो एवं ही ना कहें बल्कि उसका एक हाईली पर्पस हो, है ना। तो रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा के बात नहीं करना है और इसकी बजाय हमें मेन पॉइंट पर स्ट्राइक करना है। कंक्रीटनेस का मतलब है फैक्चुअल होना, ऑथेंटिक होना, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है 7 C's के, ये पहले आ चुका है इसलिए डाला है। बीइंग क्लियर एंड कंसाइज, अगर हम क्लियर और कंसाइज हैं तो इससे बहुत सारा टाइम और मनी बचता है ना। पुअर कम्युनिकेशन, अब ये वाला एग्जांपल मैंने दे दिया है कि पुअर कम्युनिकेशन का जो डिसएडवांटेज हुआ है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि लगभग $37 बिलियन खर्च हो जाते हैं बेकार में। कर्सी अगर है, हमारा मैसेज पोलाइट है, करेक्ट है, तो इससे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, इससे ट्रस्ट मेंटेन होता है और हम कंपनी की गुडविल बना पाते हैं। तो देखिए क्या क्या हुआ, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हुआ, ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और कंपनी की गुडविल बनी, रेपुटेशन बनी, यानी जो एक क्लाइंट है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बीइंग कॉन्क्रीट एंड करेक्ट, एम्प्लॉइज फील वैल्यूड, अगर हम कॉन्क्रीट हैं, करेक्ट हैं, तो एम्प्लॉय ये फील करता है कि ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए कहा गया है, वो हाईली रिलेटेबल फील करता है कि ये बात मेरे लिए ही है, मेरे लाभ के लिए है ना। तो ये हमारा इस तरह से लेक्चर था आज का। मुझे लगता है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज जो है 9149227725 पर भी भेज सकते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे आगे का लेक्चर, तो तब तक के लिए सीखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस। हैव ए वेरी नाइस टाइम।